नमस्कार। कितना बदला गुजरात, डीडी कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो गुजरात की रणभेरी बज चुकी है और गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेगी 150 सीटें। जी हाँ, 150 सीटें जो आज तक गुजरात में किसी पार्टी ने नहीं जीती है। बीजेपी कह रही है 150 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है 125 सीटें तो हमारी झोली में आएंगी। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस तो 5 से कम सीटों में सिमट जाएगी। मुकाबला दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। इस सब के बीच में मतदाता शांत है, खामोश है। वो सब कुछ देख रहा है, तमाम नेताओं के वक्तव्य, बयान सुन रहा है, क्योंकि मतदाताओं के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कम से कम गुजरात को लेकर ऐसा लगता है। मतदाताओं ने अपने मन तो बना लिया है, लेकिन मतदाताओं का फैसला क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 8 दिसंबर तक। लेकिन गुजरात की जो चुनावी हवा है वो किस दिशा में बढ़ रही है, और यहां पर बीजेपी जो लगातार 27 सालों से यहां पर अपना परचम फहराए हुए है, बीजेपी क्या इस बार भी अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचेगी, या पिछली बार की तरह बीजेपी को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, या कांग्रेस जो दावा कर रही है, कांग्रेस के दावों में कितना दम है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डीडी कॉन्क्लेव में मौजूद है पुरुषोत्तम रूपाला जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पुरुषोत्तम रूपाला जी गुजरात का जाना माना नाम है और केंद्रीय मंत्री हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला जी, वैसे तो आप यहां के स्टार प्रचारक हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक है यहां, और वह नरेंद्र भाई मोदी। और मोदी के नाम पर ही आप लोग यहां पर बार बार चुनाव जीतते हैं। क्या ऐसा ही है? इस बात में कोई भी दूसरी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। सही है, गलत है, ऐसा इस विषय को लेकर नहीं कहना चाहिए। मगर मैं इसको दूसरे एंगल से जरूर कहना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर है, मगर वो हमारी रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे और अभी नेशनल खेल रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा, रणजी ट्रॉफी। आप तो इसीलिए गुजरात के लिए, गुजरात का खिलाड़ी जब नेशनल खेल रहा है और नेशनल पर वो जब चौके छक्के लगा रहा है तो गुजरात को लगता है भाई वाह वाह क्या बात है। नहीं, हमारे ही हैं जो गुजरात के हैं, गुजरात के बंदे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से जब पहली बार वो प्रधानमंत्री हुए थे तब मुझे बराबर याद है, उस समय हमको ये पूछा जा रहा था कि अब तो नरेंद्र भाई गुजरात से चले गए हैं, अब तो आप नरेंद्र भाई की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ रहे हैं। तब हमको ये पूछा जा रहा था। अब हम नरेंद्र भाई का नाम लेकर हम कुछ बात कर रहे हैं तो आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ आप नरेंद्र भाई के अलावा और कोई बात नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की शाख विश्व में प्रस्थापित कर रहे हैं, तो उसी के गर्व का एहसास सारे गुजरातियों के हैं, और क्यों नहीं होना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र भाई का नाम यहाँ हर गुजराती के जबान पे है और चुनाव में भी रहेगा। लेकिन एक बात है रूपाला जी, क्योंकि बीजेपी इस बार जो है लक्ष्य बनाकर उतरी है कि 150 सीटें लेगी, एक रिकॉर्ड बनाएगी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर 2002 के बाद से देखें, 2002 से 2017 के बीच बीजेपी का जो आंकड़ा है सीटों के हिसाब से विधानसभा में, लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी जी की बारी आती है तो लोग खूब जमकर वोट देते हैं, 60% तक गुजरात में वोट शेयर होता है बीजेपी का। लेकिन अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2002 में 127, 2007 में 10 सीटें घटी, 2012 में 115 और 2017 में 99। तो लगातार सीटें घट रही हैं आपकी। क्या ये चिंता की बात है इस बार के चुनाव में? जो घट रही है सीटें गुजरात में विधानसभा में, ये स्टैटिस्टिक की दृष्टि से सही है, इसका मैं विरोध करना नहीं चाहता हूं। मगर इसका इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब करके अभी तक के पूरे रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज्यादा सीटों के साथ इस चुनाव को जीतने के लिए जा रही है। क्या वजह है कि लोग इस बार फिर आपको वोट देंगे बार बार? इसकी 2-3 वजह है। इस बार रिकॉर्ड करने की, जीतने की वजह मैं नहीं बता रहा, मैं रिकॉर्ड की बात आप लोग रिकॉर्ड के लिए लड़ रहे हैं। जो वजह है वो मैं बताना चाहूँगा। एक वजह ये है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश को कोरोना के संकट से संभाला और इसके चलते पूरे विश्व में आज विपक्ष या कोई लोग उसकी टीका करे या कुछ भी करे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आज दुनिया में एक मत बन गया है कि अगर मानव सर्जित हो
या कुदरती आपदा हो, अगर कोई देश मदद करने के लिए आगे आएगा उस देश का नाम भारत है। ये मोदी जी ने प्रस्थापित कर दिया है विश्व भर में। इसी शाख के चलते आज पूरे गुजरात वासियों को अपने मन में गर्व महसूस हो रहा है और उसी के चलते गुजराती लोग मोदी जी के इस कार्यों के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आज मोदी जी हमारे देश की ख्याति बढ़ा रहे हैं और कुछ काम भी ऐसे हो रहे हैं जो आम आदमी को, मैं तो गुजरात की चुनाव है इसलिए गुजरात में बता रहा हूं, मगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के नौजवानों को जो छू रहा है। अब आपने देखा होगा राजपथ के कार्यक्रम को, कर्तव्य पथ जो कर्तव्य पथ हो गया, वो नाम बदला ऐसा नहीं है। जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा रहती थी वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो लगाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इससे देश का नौजवान खड़ा हो गया है। इसकी असर गुजरात में भी है। क्योंकि आपने प्रतिमा की बात करी तो इसीलिए जो है जाहिर सी बात है कि मुझे जो है केवड़िया की याद आ गई। पीछे हम तस्वीरों में देख रहे हैं सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो विपक्ष कहता है कि भाई आप लोग ना भावनाओं की राजनीति करते हैं कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी, इतना पैसा उस पर लगा दिया कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, बाकी सबने कहा देखिए कितना पैसा लगा दिया, कोई मतलब नहीं है इतना पैसा लगाने का। अब आप सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रतीक हैं ये लोगों को, विपक्ष कहता है इससे थोड़ी लोगों को रोजी रोटी मिलती है। अभी रोजी रोटी उसको गिननी है तो वहां जाए, कितने लोग काम में लगे हैं। आपको जान के हैरानगी होगी, मैं पिछले 2-3 महीने पहले पूरे देश के एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टरों की पूरे देश के मंत्रियों की बैठक मैंने वहाँ एकता नगर में बुलाई थी और मैं तो कई बार वहाँ आया गया हूँ, सो मेरे लिए तो नया नहीं था, मगर जो मंत्री लोग बाहर से आए थे तो मेरे मन में लगा कि इनको भी थोड़ा चक्कर लगवाऊं। तो मैं इनको लेकर जब घूमने गया तब पता चला वहाँ की हमारी आदि जाति की बहनें इंग्लिश में वो पूरा हमको बता रही थी कि ये जू में इस प्रकार का है, ये प्राणी इस प्रकार के हैं, ये बर्ड्स इस प्रकार के हैं, इस देश के निवासी है, यहाँ से आए हैं। वनस्पति का जो गार्डन बना है, मैं देख के हैरान हो गया कि मस्तिष्क की दवा जिससे बोली जाती है वो मस्तिष्क पे छोड़ लगा हुआ है। घुटनों में कोई काम में आने वाली दवाई है जो वनस्पति से निर्मित होती है, वो वनस्पति का पौधा वहां पेड़ यहाँ घुटनों पे लगा हुआ है। इस प्रकार के बहुत ही अच्छे तरीके से इस विस्तार को डेवलप किया गया है। वहां हजारों की संख्या में नौजवान काम पे लगे हुए हैं और मैं मानता हूं कि आज देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने का स्थान, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसी को देखने के लिए सब लोग आते हैं। तो जो भी आएंगे वो टैक्सी भी करेंगे, रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो कुछ भी होता है। कुछ तो देश हैं ऐसे दुनिया में जिनका पूरा बजट ही टूरिज्म पे चलता है और वहाँ कोई उद्योग धंधा ही नहीं है। तो ऐसे इतना बड़ा टूरिज्म का प्लेस यदि वहाँ कोई डेवलप होता है और इस टूरिज्म के साथ हमारे देश के किसी सेनापति का नाम गर्व से दुनिया के लोग जानते हैं, देखते हैं, तो इसको खर्चा नहीं कहना चाहिए, इसको भारत का गौरव मानना चाहिए। तो आप मानते हैं कि ये जो लड़ाई है, चाहे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर आ जाती है या केवड़िया में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनती है, आपको लगता है कि ये भारत के गौरव से जुड़ा भी विषय है या फिर दरअसल कांग्रेस के जो अपने उनके जो विरासत है, कांग्रेस से उसकी विरासत छीनने की भी कांग्रेस कहती है कि भी हमारी विरासत जो है वो बीजेपी छीन लेती है, ये तो हमारी विरासत के नेता है। अभी ये कहने के लिए तो वो सही बात है, मगर आज भी मैं कहता हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सरदार साहब के स्टैच्यू के साथ मैंने अभी तक किसी कांग्रेस के नेता की सेल्फी नहीं देखी है। हाँ, वो आज तक नहीं देखी। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सरदार साहब कांग्रेस के नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, वो देश के नेता थे। उन्होंने देश को जोड़ा है, इतना अप्रतिम काम किया है। आज जो भी भारत का नक्शा हमारे साथ मौजूद है उसकी जड़ में सरदार पटेल साहब की कुनेह और कामयाबी शामिल है। यार ऐसे बड़े नेता का, कांग्रेस के नेता का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावना करते हैं, तो कम से कम एक बार तो कांग्रेस की
कारोबारी को मिलके नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, आप क्योंकि गुजरात के मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये जानकारी दी है। क्या गुजरात में जब नेता आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली से आते हैं या गुजरात के जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं, क्या वो केवड़िया वगैरह जाते हैं? नहीं, जाते ही नहीं है। हाँ। जाते ही नहीं है, बल्कि आज भी वो उनकी टीका में पड़े हैं ना। वही तो मैं बता रहा हूं कि वो हमारे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इनकी प्रस्थापना नहीं हुई, देश के नेता के रूप में की गई है। और इसका सम्मान इनको करना चाहिए। वो गौरव से बोलते भी नहीं है। और उनके नेता की प्रतिमा हुई तो मैं तो ये सोच रहा था कि जब इस मूर्ति का प्रतिष्ठा का अनावरण हो जाएगा तो शायद दूसरे ही दिन कांग्रेस की नेशनल कारोबारी वहीं पे संपन्न करेंगे ये लोग, और उनको सरदार साहब के चरणों में बैठकर कुछ प्रार्थना करेंगे। ऐसा तो कुछ देखने को ही नहीं मिला। कांग्रेस की, गुजरात कांग्रेस की या राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठकें होती हैं वो केवड़िया में होनी चाहिए। मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं कि सारे कांग्रेस के नेताओं को सरदार साहब के चरणों में पुष्पांजलि करने का अवसर मिले, इसीलिए। अच्छा, गुजरात के जब मुद्दों की बात करते हैं रूपाला जी, तो आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में डोमिनेट करे? क्योंकि कई पत्रकारों का ऐसा कहना है कि हर बार गुजरात के चुनाव में एक ना एक सेंट्रल इशू रहता था जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता था, लेकिन कह रहे इस बार वो सेंट्रल इशू जो है वो कहीं मिसिंग दिख रहा है। नहीं, कोई मिसिंग नहीं है। गुजरात की जनता के मन में भी कोई मिसिंग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, गुजरात के जो कैंपेनर्स हैं जितने भी छोटे बड़े, उनमें भी कहीं कंफ्यूजन नहीं है। देखो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मोदी साहब जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दूसरा उसका चुनाव जब आया था मुख्यमंत्री के एक कार्यकाल पूरा करने के बाद का, मतलब 7 का, उस समय हम साथियों को साथ बिठाकर मोदी जी ने ये बात कही थी कि इस बार चुनाव में हम जब जाएंगे तो हम, हमारी सरकार ने जो कामकाज किए हैं और गुजरात की जनता के लिए हमारी राज्य सरकार ने जितने कामकाज किए हैं उनका हिसाब किताब लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। वो रखना और जनता को बताना कि ये काम हमने किए हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमको दूसरा मौका देने की बात करना। और इसको विकास का नाम इन्होंने दिया था। मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है कि वो पहला मौका था गुजरात की राजनीति में और देश की राजनीति में जब विकास शब्द को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का एजेंडा एक ही रहता है, विकास, विकास और विकास। हम किए हुए कामों पे विश्वास करते हैं। गुजरात की जनता के लिए हमारी सरकारें जो काम कर रही है, वो मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, वहां से लेकर जो भी आए, और आज हमारे भूपेंद्र पटेल जी हमारी गुजरात सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो हाईवे बना है उसी हाईवे में आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और विकास की राजनीति को ही हम चुनाव प्रचार का प्रमुख मुद्दा मानते हैं। लेकिन ये जो विकास का हाईवे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें कुछ टोल नाके भी आते हैं। वो टोल नाका एक हिंदुत्व का भी टोल नाका होता है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने कहा विकास पे बात करेंगे, लेकिन अब अचानक से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ जाती है। तो ऐसा होता है कि भाई आप कहीं ना कहीं गुजरात, क्योंकि गुजरात के बारे में दिल्ली में, देश में ही चर्चा होती है, गुजरात बीजेपी का हिंदुत्व का एक मॉडल स्टेट है, तो इसलिए लगता है कि आप इस बार यूसीसी ले आए, क्योंकि अब आप कुछ और तो नहीं कह सकते। हमारे भूपेंद्र पटेल जी हैं तो उसके दिल में आ गया होगा कि भाई एक चमत्कार हम भी करें। तो उन्होंने ये कॉमन सिविल कोड का लागू करने के लिए एक कमेटी का घोषणा कर दिया है, मगर ये कोई कार्ड के रूप में नहीं है। और हम ये अभी, मैं तो ये पूछ रहा था पहली बार डिबेट में जब मैं गया था, तब भी मैं पत्रकारों के साथ मेरा मुकाबला हो रहा था, तब भी मैंने कहा था आप ये कहिए ना कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब अभी हो रहा है, तभी हो रहा है, चुनाव से पहले हो रहा है, यहां क्यों हो रहा है, वहां क्यों नहीं हो रहा है, इसी दलीलों में मत पड़िए। आप ये कहिए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। अगर सही कर रहे हैं तो जब भी किया गया सही कार्य वो सही ही होता है, और जब अभी उन्होंने किया है वो राज्य के लिए हितकारी है और राष्ट्र के लिए भी हितकारी है। पर अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं ये तो स्टेट सरकार का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है, राज्य सरकार इसमें क्यों पड़ रही है, तो सेंट्रल का विषय है, संसद में लाइए, उस पर बहस हो जाएगी। उसको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि गोवा में पहले से ही चल रहा है और भी कई राज्यों में चल ही रहा है, और राज्य का विषय है, अधिकार है, नहीं है, ऐसी डिबेट इतने सीनियर नेताओं को नहीं करनी चाहिए। ये सारा उधर लिखा हुआ होता है।
और इसकी चर्चा वो सब अधिकारी लोग और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी अथॉरिटीज हैं उन लोगों की डिबेट के लिए होता है। चुनाव की डिबेट में लाना वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ये लग रहा है कि बस उन लोगों को ऐसा होता है कि भाजपा के द्वारा किए गया, भाजपा की सरकार के द्वारा लिया गया कोई भी स्टेप है उसका खिलाफत से विरोध करो। मैं म्यूनिसिपैलिटी का एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं उसमें चीफ ऑफिसर भी रहा, इसलिए पुराना ये घटना क्रम याद करा। एक हमारे वहाँ एक इंडिपेंडेंट वो अपना सदस्य हुआ करता था, तो उनका ये वो किसी दल के साथ उसका मेलजोल नहीं हुआ करता था, तो वो अपने आप को वैसे सुरमा मानते थे। तो बोर्ड की बैठक में बैठते थे और कोई भी ठराव वो लिखेगा, चीफ ऑफिसर बोलेगा कि ये ठराव है, यहाँ रोड बनाना है, पानी डालना है, बिजली डालना है, तो वो अब खड़ा होकर इतना बोल देता है, मेरा विरोध लिख लो। किसी भी चीज में वो हर ठराव में, प्रस्ताव में वो लिखवा देता था, मेरा विरोध लिख लो। अभी उसी दिन उन्होंने अपने घर के बगल में एक पोल पे बिजली का ट्यूबलाइट डालने का प्रस्ताव डाला। संयोग से उन लोगों ने मंजूर कर दिया और वो प्रस्ताव में आया कि उन्हीं के घर के बगल में एक पोल लगाया जाए, ये प्रस्ताव पारित करते हैं। वो स्वभावगत खड़े हो गए, मेरा विरोध लिख लो। किसी ने बगल में से पूछा है, आपके घर के 5 पिलर लग रहा है। अच्छा, वो तो मैं भूल गया। तो यार क्या बात है, विरोध करना है तो आप लॉजिक से करिए, या हमारी सरकार की कोई स्कीम है इसकी कमियां ढूंढ के उसको डिबेट में लाइए। ये विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड लाने से देश का, राज्य का, राष्ट्र का, किसी नागरिक का क्या नुकसान होने वाला है, वो बात बताओ ना। और बतानी है तो बताइए, वरना इसका स्वागत करिए। आपने कहा कांग्रेस के लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी से इतना नाराज, इतना गुस्से में क्यों रहते हैं कि सिर्फ विरोध नहीं होता बल्कि मौत का सौदागर से लेकर, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर जिक्र किया ना, उन्होंने कहा कि मुझे रोज इतनी गालियां पड़ती हैं, रोज मुझे इतने अपशब्द कहे जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मौत का सौदागर से लेकर आज तक, गुजरात से जब से निकले हैं मोदी जी, लगातार कांग्रेस के कोई ना कोई नेता उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। इसको आप राजनीति में कैसे देखते हैं? इतना गुस्सा क्यों है मोदी जी से? मैं मानता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी का अपने बलबूते पे भारत सरकार बनाना और मोदी जी जैसे एक साधारण परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान होना वो पचा ही नहीं रहे हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं वो कर रहे हैं कि ये हो भी सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये लोग ये मानते थे कि कुछ खानदानों की ही ये हुकूमत है, उस पर उसी खानदान से आए हुए लोग ही इस पद तक जा सकते हैं। ऐसे साधारण परिवार के लोग वहां तक कैसे जा सकते हैं? उस मानसिकता से, जिसको मैं कहता हूं सामंतशाही मानसिकता जो होती थी, उसी के शिकार अभी भी कांग्रेस दल है। इसीलिए उनको स्वीकृति ही नहीं दे रहे हैं, वो उनको एक्सेप्ट वो पचा ही नहीं पा रहे हैं। और इसी के चलते, और जो भाषा का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि उसको डिबेट में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई चुनाव में गाली गलौज करके कोई वोट देता है क्या? और गाली गलौज के कोई कोचिंग क्लास थोड़ी होते हैं, वो तो अपने आप में सब लोग सीख जाते हैं। वो उन्हीं को आती है और दूसरों को नहीं आती है, ऐसा नहीं होता है। मगर दूसरे लोग बोलते नहीं है, क्योंकि वो उनके कुल के संस्कार के साथ जुड़ी हुई बातें होती हैं। मैं जो भी प्रस्तुत करूंगा वो मेरी पार्टी के साथ उनकी बात जुड़ने वाली है। भाजपा का एक कार्यकर्ता ये बोल रहा था, इस जुबान में बात कर रहा था। इन लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ भी बातें बोलते हैं। और प्रधानमंत्री के सामने ऐसे जो स्वर और ऐसे अनुचित शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है? गांव में उसको उधर मावा भी नहीं देते हैं। वो लोग अभी वो लोग उनको गाली देते हैं। क्या कहे? रूपाला जी, इस चुनाव में जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, ऐसा दावा कर रहा है, मीडिया में भी काफी खबरें आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हमारा मुकाबला तो बीजेपी से है, और कांग्रेस तो 5 सीटों से नीचे। आज शायद कल ही अरविंद केजरीवाल ने जी कहा कि वो उन्होंने लिख के दे दिया कि 5 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 12-13% वोट आएगा, मुकाबला तो हमसे होगा और हम बीजेपी को हरा देंगे। ये बात मैं दोनों से सहमत हूं। अच्छा, हाँ, दोनों 5-5 पे ठहरे हैं। अच्छा, उसको दोनों सही रहे। पर मुकाबला आपका किससे है?
नहीं, वही तय कर दिया ना, उन दोनों ने कह दिया कि कांग्रेस नहीं है, उन्होंने कह दिया कि आम पार्टी नहीं है, तो हम दोनों को सही मानते हैं। दोनों को सही मानते, दोनों नहीं है। लेकिन आपकी सरकार आएगी तो ये तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है, भूपेंद्र पटेल जी बैठे हैं, अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी भी होंगे। लेकिन यहां पर गुजरात में कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री कब कुर्सी रात को मुख्यमंत्री है, सुबह कब मुख्यमंत्री होंगे पता नहीं चलता, पूरी सरकार रातों रात बदल जाती है। तो सवाल ये कि क्या स्थायित्व यहां मुद्दा नहीं होता कि भाई एक मुख्यमंत्री को लगातार काम करने का मौका मिले? अभी आप पहले आपने प्रस्तावना लगाई, तभी हमारा 27 साल का कालखंड आपने गिनाया, और उसके बाद के कालखंड का आप विवरण करोगे तो 13 साल 13 प्लस मोदी जी के हिस्से में जाएगा, बाकी के 14 साल और मुख्यमंत्रियों के हिस्से में आएंगे। तो और मुख्यमंत्रियों का नाम आप गिनोगे तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल थी, उसके बाद विजय भाई रूपानी जी आए, और उसी के बाद हमारे भूपेंद्र पटेल जी आए। तो 14.5 साल में ये तीसरा ही तो नाम है। तो रातों रात बदलते रहते होंगे तो 27 साल में कितने आते? मतलब वो गिनना भूल जाते हैं, उसका अंक गणित बहुत कमजोर है। मतलब भूपेंद्र भाई के कुर्सी के पाए मजबूत हैं आपके? भारतीय जनता पार्टी का पाया बहुत मजबूत है, उसका सौभाग्य है कि उस पर वो बैठते हैं, उसको कोई हिला नहीं सकता। अच्छा, जब ये विक्रम का सिंहासन है। अच्छा, ये बताइए पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, आप तो यहाँ की राजनीति में इतने सक्रिय रहे, इतने लगातार जमीन से जुड़े रहे, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि भाई यहाँ पर भय है, डर का माहौल है गुजरात में, यहाँ पर भूख है, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, बोलते कि सब चीजें होती है। अभी मोरबी का इतनी बड़ी घटना हुई, शराब को लेकर के जो है इतना बड़ा यहाँ पर वो हुआ, नशे के वो कहते हैं कि यहाँ पर टनों नशा की वो पकड़ी जाती है। वो कहते हैं गुजरात मॉडल जो है वो तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक प्रचार कर रखा है, एक मीडिया इवेंट बना रखा है, मीडिया में आप दिखाते हैं गुजरात मॉडल। इसके दो पहलू हैं, भय, भ्रष्टाचार और भूख। ये तीनों उनके कालखंड के अपने शब्द थे जो उनको विरासत में मिले हैं, जिसका स्मरण करके गुजरात की जनता ने इसको राजसत्ता से हटाए हैं। वो तीनों टाइटल इनकी मलकियत के थे, वो अब उनको ये लगा रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अब हमको चिपकाने की कोशिश में पड़े हैं। वो हमें चिपकने वाला नहीं है। भय उसके जमाने में थे। ये हम जहां डिबेट कर रहे हैं ना, वहां मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। एक बंदा जेल में बैठा बैठा 5 कॉरपोरेशन की सीट पे जीतता था, वो जेल में से बाहर ही नहीं आया था। कितनी भाईगिरी होगी बताओ मुझे। अहमदाबाद जैसे महानगर में 5 सीटों पे कोई बंदा जेल में से चुना जाता था, और एक पोपटियावाड़ करके एक विस्तार था, वो पुलिस ने देखा ही नहीं था। पुलिस ने देखा नहीं था। पहली हमारी आईजी थी गीता जौहरी, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो पहली बार उधर जाके पुलिस का पग पड़ा। तब से देखकर आज तक के लिए गुजरात निर्भय हो गया है। निर्भय हुआ गुजरात भारतीय जनता पार्टी के शासन में। कई कई महापुरुषों के नाम से हमारे शहर पहचाने जाते थे। अभी इन सब का नाम का जिक्र लेकर मैं अपने इस डिबेट को कड़वा बनाना नहीं चाहता हूं। अब गुजरात उसी गांवों के नाम डेवलपमेंट के साथ जुड़ने लगे। हमारा सूरत जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाने लगा है। हमारा जामनगर जो है वो ब्रास से नाम के जाना जा रहा है। हमारा अहमदाबाद है वो अपने और भी कई कामों के लिए जानने के लिए देश में मशहूर हो रहा है। ये सारी डेवलपमेंट की जो विधियां हो गई, इसी के लिए ये सारी चीज़ें तो अब नाकाम हो गई। अब रही बात आपने जो कही कि कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ हमारे जाने के बाद कोई लोगों ने कभी भी कोई स्कीम का जिक्र आज तक किया नहीं है। वो जिक्र तो करे कि हमारी ये स्कीम चल रही थी। अभी मैं डिबेट में अभी दूसरे एक सीने से आ रहा था और हम कांग्रेस के नेता के साथ डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने पानी का जिक्र कर दिया। और मैं हैरान हूं कि ये गुजरात में पानी का जो सब्जेक्ट है वो अकेली नर्मदा के आधारित पे है, और नर्मदा योजना जो थी उसको मंजूर कराने के लिए मेरे पूरे देश में कहीं पे ऐसा कोई समाचार मैंने तो कम से कम नहीं देखा है कि किसी मुख्यमंत्री को
किसी जल योजना को मंजूर कराने के लिए अनशन पर बैठना पड़ा हो। हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी को इस योजना को मंजूर कराने के लिए अनशन पर बैठना पड़ा था। ये कांग्रेसी नेता ये तो हमको कहे तो कांग्रेस इसको परेशानी, इसको भारत में जब आपकी सरकार थी और इस योजना के लिए गुजरात तरस रहा था, आप में से किसी ने उसको मंजूर करने के लिए कहने के लिए गए हो, उसका नाम तो बोलो। तो कांग्रेस कहती है ये योजना तो हम ही ने इसकी योजना की शुरुआत की, हम ही थे, हम ही ने इसकी परिकल्पना की। श्रीफल लगाया, हाँ, वो श्रीफल के आगे कोई चीज नहीं है उनकी। श्रीफल वो फोड़ दिया जवाहरलाल नेहरू ने, लोकार्पण किया नरेंद्र मोदी जी ने। वहां तक बीच में वो लोग थे। मैं तो ये बता रहा हूं कि 10 साल ऐसी योजना को विलंब में डालने का ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के जेब में है, उसके खाते पे है। गुजरात सरकार की चिट्ठियां हैं, मुख्यमंत्री की चिट्ठियां हैं, हमको परमिशन दो। 10 साल परमिशन नहीं दिया। सौभाग्य से उस परमिशन देने के पद पर देश की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी को बैठने का अवसर मिला। 17वें दिन बिना मांगे हमको परमिशन मिल गया। ये पानी की समस्या का निराकरण उसी के बाद शुरू हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। पानी हमारे पास स्रोत है ही नहीं, एक ही नदी है, हमारे पास कोई साधन ही नहीं था। ये अहमदाबाद में साबरमती धरोई डैम से पानी आता था, खुलता था वहां पानी, और वहां से नदी में लुढ़कता हुआ है अहमदाबाद के फ्रेंच वेल में पानी आता था। आप कल्पना करिए 200-300 किलोमीटर नदी में पानी लुढ़कता लुढ़कता इधर फ्रेंच वेल में आता था। वहीं से कॉरपोरेशन के अधिकारी फिर इसको का पानी अपने व्यवस्था में डालकर नगर में वितरित करते थे। क्या व्यवस्थाएं थी? कुछ किया ही नहीं है। आज मैं भूपेंद्र भाई की उपस्थिति में उसको बधाई देना चाहता हूं कि पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया में जितना अच्छा पानी का नेटवर्क गुजरात प्रस्तापित किया है, ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है और आप यहां जमीन से जुड़े रहे हैं, आप यहां पे ऐसे नेता रहे जिन्होंने बहुत राजनीति यहां की देखी है, आपका आकलन क्या कहता है कितनी सीटें? वो ये मत कहिएगा कि 150 सीटें बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने लक्ष्य ले लिया तो हर नेता 150 ही बोले। आप अपना आकलन बताइए, कितनी सीटें बीजेपी? आपने मेरे कई वक्तव्य देखे होंगे, सुने होंगे, आज के चुनाव के नहीं, अगले पिछले चुनाव में तो 90 से पब्लिकली इस चुनाव के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं कभी भी फिगर नहीं बोला हूं। आज इस चुनाव में भी मैं कभी नहीं बोलता हूं। ये ज्योतिषियों वाला काम हमको रास नहीं आता है, मैं नहीं बोलता हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई को कभी भी नहीं मिली हो उतनी बहुमत के साथ इस चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नतीजा जनता तय करेगी और हम उसके बाद भी जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम रुपाला जी। जोरदार तालियां पुरुषोत्तम रुपाला जी के लिए। बेबाक सवालों के बेबाक जवाब उन्होंने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज के मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।